अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं ज़रार खोड़ो, मेरे साथ है वसतुल्लाह ख़ान और शाज़ेब जिलानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जूम पर। मैं स्काइप कहने वाला था लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो एक ही है, नज़र आ रहे हैं आपको। हमारे पहले कॉलर हैं मोहम्मद अवैस साहब नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर, मैं आज तालीम के हवाले से बात करना चाह रहा था कि यूं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नवाबशाह शहर के जो अंदरून शहर के जो स्कूल्स हैं उसमें काफ़ी बेहतरी आई है स्कूलों के लिहाज से। उसमें जो भी वजीर तालीम है या हमारा तालीम का महकमा उसने काम किए हैं, लेकिन मैं कुछ चीदा चीज़ों पर चाह रहा था कि इसके ऊपर गौर किया जाए। जैसा कि स्कूलों में जो है वो बच्चों की जो ज़रूरियात हैं, जिसमें पानी पीने की मशीन, पानी की सहूलत है या सोलर सिस्टम वगैरह है, चूँकि लाइट बहुत ज़्यादा जारी होती है, और जो दीगर सहूलियात हैं जैसे खेल की ज़रूरत है, बच्चों को खेलने की चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, पार्क वगैरह या खेलों के सामान, और उसके साथ साथ लैब का जो सामान है, इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है जो कि ज़्यादातर स्कूल्स में मैसर नहीं है। तो मैं इस तरफ तालीम के महकमे का ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी थोड़ा काम हो, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो, चूँकि बजट में ये चीज़ें लाजमी होती होंगी लेकिन ऑन ग्राउंड ये नहीं होती। तो मेरी गुजारिश है कि इसमें भी एक ऑडिट कमेटी हो या एक अलग से इदारा तश्कील हो जो कि स्कूल दर स्कूल जाकर इन चीज़ों की तहकीकात करे कि आया कि जो सरकारी तौर पर बताई गई या ऐलान की गई जो सहूलियात हैं वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी तजवीज़ दी है आपने, और होना ऐसे ही चाहिए। अगर पेपर पर या बजट में किसी चीज़ पर पैसा खर्चा जा रहा है तो कोई तो जाके देखे कि वाकई खर्चा जा रहा है या नहीं, या खर्चा जा रहा है। मोहम्मद अकील है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, मेरा पहला आज मेरी एक थोड़ी सी रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। कुछ में लाहौर के अंदर कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं खुला के 9 मंथ में 6200 खुला के केसेस हुए और 60 केसेस पर डे जो है खुला के दाखिल हो रहे हैं। सही। और ये सिर्फ लाहौर शहर की बात होती है। अब इसमें जो वकील साहिबा का 2-3 वकीलों के मैंने इंटरव्यू सुने तो उन्होंने जो कहा, इसमें जो सबसे ज्यादा आया है एक तो जहनी परेशानी, फाइनेंशियल, और तीसरा जदोकोब करना। सर, ये हमारे माशरे के लिए, खासतौर पर लाहौर जैसा शहर के अंदर, इतने बड़े शहर में इतने बड़े केसेस होना, और इसको इतना ज्यादा देखना पड़ेगा हमारे माशरे में कि हम माशरे में किस जगह में एक खुला होता है तो बहुत बड़ी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, और डिस्ट्रॉय इस तरीके से हो जाती है कि पूरे घर पूरा सिस्टम हो जाते हैं तबाह। अब हमारे यहाँ जहनी तौर पर हमारे यहाँ लोग इस वजह से भी परेशान है। अब हम देख रहे हैं महंगाई हमारे यहाँ इतनी चली गई कि एक आम आदमी अब लेके जा सकता है। छोटी छोटी चीजें, टमाटर जैसे आटा देख लें, चीनी देख लें, बेसिक चीजें कोई देख लें, इन लोग अपनी औलाद को हम नहीं खिला पा रहे। अब वो सहनी खिंचाव की वजह से देखें माशरे में ये चीज बहुत बढ़ रही। इसके लिए सब प्रोग्राम होना चाहिए। आप लोग मौजू करते हैं, इस मौजू पे करें लोग। अगर कोई गैर मामूली इंक्रीज आई है इस तरह के केसेस में तो फिर उसमें मेरा ख्याल है कि नजर किसी से बात करनी चाहिए, कई लोगों से बात करनी होगी, क्योंकि जाहिर है कि 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना जी। तो बिल्कुल अकील साहब, इस पर हम गौर करते हैं। और राहिल अशर हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाज़ेब जिलानी साहब क्या उम्रे पे गए हुए थे? उम्रा करने जाएंगे, हमारे साथ हैं अभी। नहीं, अभी थे, मतलब बीच में नहीं थे अभी। तो मैंने टीवी में देखा तो माशाल्लाह चले। उम्रे की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, उम्र खैर मुबारक, अल्लाह मुबारक करे और आपकी दुआओं को कबूल करे। अच्छा, मैं ज़रार भाई बात करूंगा, ये जो भी पाबंदी लगी है TLP पे ना, देखिए इसको बनाने वाले थे, मैं वही अभी देख रहा था 2017 में जिस तरह इसको लॉन्च किया है, इस्लामाबाद फैजाबाद ला के बिठाया, पैसे दे के वापस भेजा। 2018 के इलेक्शन में मैंने अभी पूरा अपना निकाल के चेक किया है, 39 सीटें थी जिसमें ये नंबर 3rd थे, और मेरे कल 2, 2.5, 3, 4 हज़ार वोटों से मुस्लिम लीग नवाज ये सीटें हारी थी PTI से, और जो था इनका वोट जो था वो 18-20 हज़ार वोट था। तो इनको लाने वालों ने लॉन्च किया, लाए, फिर वो इनके सर पे सवार हुए। फिर पिछले दौर में भी आपको याद होगा कि जिस वक्त ये दोबारा एक दफ़ा इस्लामाबाद आए थे, वो फ्रेंच एम्बेसडर के जो उनको यहाँ पाकिस्तान से बदर करते हैं, ये करते हैं, फिर इनको
क्रैक डाउन किया गया, फिर इनको पाबंदी लग रही थी। फिर मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि उस वक्त आपको याद होगा शेख रशीद थे इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी हमने इन पर पाबंदी लगा दी 3rd शेड्यूल के तहत, फिर वो पाबंदी हटा दी। और मेरा आखिरी चीज ये कि इस दफा इनको हुआ क्या भाई, जब गजा का मसला हल हो गया, जिस वक्त वहाँ पे कत्लेआम हो रहा था उस वक्त तो आप खामोश होकर बैठे हुए थे। और देखें हमारे लाने वालों को सोचना चाहिए कि भाई ऐसी जो एक्सट्रीमिस्ट जो पार्टियां बनती हैं मजहब के नाम पे, उनको क्यों ये सपोर्ट करते हैं। और अब ये मौका अच्छा है, देखें और पार्टियां जो मजहब के नाम पे शिद्दत पसंदी कर रही हैं उनके ऊपर भी इनको चाहिए कि इसी तरह का जो है क्रैक डाउन करके उनको भी बैन करें। और लाने वालों को भी सोचना चाहिए कि भैया क्यों इस मुल्क को आप मजहबी जनून की तरफ धकेलते हैं। शुक्रिया जी। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हाँ इसमें जवाब। अच्छा, जहाँ तक TLP की बात है तो अभी मामले को सुप्रीम कोर्ट जाना है। हाँ, मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा अगर प्रोसेस बता दें। वो ज़ाब्ते असल में ऐसे होता है कि पहले वफाकी काबीना सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पे एक्शन लेती है, मंजूरी देती है कि जी हम इस पार्टी को बैन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में बैन कर दिया है। अगला मरहला ये है कि इस बैन की तौसीक़ करानी होगी सुप्रीम कोर्ट से, 15 दिन में रेफरेंस फाइल करना होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि ये फ़ैसला ठीक है या ठीक नहीं है। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट तौसीक़ कर देती है तो फिर अगला मरहला है कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस पार्टी को चूँकि बैन हो गई है इसको आप डी नोटिफाई कर दें इलेक्शन कमीशन की रजिस्ट्रेशन से, तो फिर उसके बाद फिर वो पूरा दायरा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है शाहजेब, अभी मेरा ख्याल है रहील भी वही बात कर रहे थे जो कल आप कर रहे थे कि मतलब ठीक है लॉन्च कर दिया, फिर उसको एसेट से लाइबिलिटी में तब्दील हो गई, फिर बैन कर दिया, एक बार नहीं 2 बार। लेकिन जाहिर है कि जिनका ब्रेन चाइल्ड था उनकी तो अकाउंटेबिलिटी नहीं ही होगी, शायद ऐसा ही लग रहा है जी। और दूसरा बस यही है ना कि ये हम इतनी दफ़ा देख चुके हैं पहले कि जिस तरह आप भी कहते हो कि हम इतनी दफ़ा क्या डसे हुए हैं कि फ़िलहाल जो है वो कबलस वक्त लगता है कि बिल्कुल का सांस लें कि इस मुल्क में वाकई दहशतगर्दी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ पूरी कौम मुत्तहद है, सरकार रियासत सब मुत्तहद हैं। तो इसलिए बस इसको हम पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेते हैं, बस ऐसा ही पिंच है ऑफ सॉल्ट के। जी, मतलब ऐसा ही है कि मतलब हम कभी कभी सोच रहे होते हैं कि यार अब सूरज निकलने वाला है, फिर बाद में पता लगता है कि यार नहीं वो पड़ोसी छत पे फ्लैशलाइट मार रहा था यूं। एनीवे, कोई और? हसन अली साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो कराची का रिहायशी हूँ, तो रेड लाइन के हवाले से बात करना चाहूंगा जो प्रोजेक्ट कराची यूनिवर्सिटी रोड पे बन रहा है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है ना 17 अरब रुपए पाकिस्तानी थी, 16-17 अरब, जो कि अब तकरीबन 35-36 अरब पे पहुंच चुकी है आराम से। अर्ज ये करना था कि सर जो हमारे मुर्तज़ा साहब ने उन्होंने अर्ज किया कि तकरीबन 2-3 साल इस पे और लग सकते हैं, तो जो इस पे कम्यूट करते हैं, क्योंकि ये एक पब्लिक प्रोजेक्ट है, हमारा पैसा है, तो 17 से 35 अरब पे जा सकता है। तो जब 2-3 साल तक ये काम करेंगे तो उन्होंने जो है ना एडॉक बेसिस पे साथ में रोड बनाया हुआ है कि आप यहाँ से गुजर जाए, साथ में काम चल रहा है। तो वो इतना बुरा हाल है उस रोड का, इतना बुरा हाल है। मेरी गुजारिश ये थी कि जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है, भले इसके ऊपर 1 अरब लगे, 2 अरब और लगे, क्योंकि कॉस्ट ऑलरेडी डबल हो चुकी है, तो थोड़ी सी और बेयर की जाए और उसकी कारपेटिंग करते रहे बार बार, ताकि आवाम को कम से कम थोड़ा सा रिलीफ रहे और जो एक पेन है ड्यूरिंग द कम्यूट उससे हमारा थोड़ी सी जान छूट जाए। एक तो ये बात। सेकेंडली सर, ये जायज बात है आपकी जी। टमाटो जो ये टमाटर 600-700 रुपए पे पहुंच गया हमारे अफगानिस्तान की वजह से, तो आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा तजिया कीजिएगा कि फूड सिक्योरिटी के जो है ना एस्पेक्ट्स को अगर देखें तो किसी फोर्सी फ्यूचर एबल में हम फ्यूचर में इसको नहीं देख पा रहे कि शायद ट्रेड ऑन एंड ऑफ रहेगी, तो क्या आवाम इसी तरीके से 700 रुपए का टमाटर खरीदती रहेगी? लग तो ऐसे है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चाहे ईरान में हो चाहे यहाँ पे। टमाटर की जो फसल है वो डोमेस्टिक वो आती है, बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा मकदार में आता है और पंजाब से भी आता है, तो ये 2-2.5 महीने अगर चलेगा। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान से तस्फिया हो जाता है और बॉर्डर्स खुल जाते हैं चमन और लंडी कोतल के, तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। इसके अलावा ईरान से हम अच्छा खासा टमाटर मंगवाते हैं।
किसी ज़माने में अच्छे वक्तों में वाघा बॉर्डर के ज़रिए ईस्ट पंजाब से भी टमाटर आ जाता था तो चीज़ें बैलेंस रहती थी, लेकिन ज़ाहिर है कि अब दुश्मन का टमाटर तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए कि अफ़गानिस्तान से जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे और होपफुली हो जाएंगे, नहीं होंगे तो ईज़ ऑफ ट्रेड तो हो जाएगा शायद, लेकिन वो भी ऑन ऑफ ही चलेगा। हाँ। जहाँ तक ओवरऑल जो बात की ना हसन, फिर हमारी अपनी फसल भी आ जाएगी। हाँ, लेकिन जो ओवरऑल बात की ना हसन अली साहब ने फूड सिक्योरिटी की, तो बिल्कुल यार होना चाहिए। अब दो मसले हैं यहाँ पर। एक तो जाहिर है कि आप हर एक चीज़ नहीं उगा सकते, इस पर हम बहस नहीं करेंगे। दो मसले हैं। एक मसला ये है कि हमारी जो औसत है ना फी एकड़ प्रोडक्टिविटी, वो कदरन कम है, आप किसी भी फसल को ले लें। और दूसरी बात है कि हमारी आबादी की बढ़ने की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ है। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को ले लें तो फूड सिक्योरिटी बहुत दूर की बात रह जाती है। यू हैव टू ड्रास्टिकली या तो कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, बल्कि मैं कहूँगा आपको दोनों काम करने होंगे। आपको अपनी पर एकड़ प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, आपको थोड़ी सी इनोवेटिव क्रॉप्स की तरफ भी। मेरा ख्याल है पॉपुलेशन कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे, पर यही कर ले तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कहने में क्या हर्ज है यार, कहने में कोई हर्ज है क्या? ऐसी बात कर रहा हूँ जी। फैसल सईद हैं ओकलैंड फ्लोरिडा से। जी जी फ्लोरिडा जी। फैसल ऑरलैंडो फ्लोरिडा। ऑरलैंडो फ्लोरिडा, वही मैं कहता हूँ। ओकलैंड तो कैलिफोर्निया में है शायद, पता नहीं, कई ओकलैंड होंगे आपके यहाँ। जी सर, ऑरलैंडो फ्लोरिडा जो भी है जी। ऑरलैंडो फ्लोरिडा। आप सबको सलाम मेरा। वालेकुम सलाम। एक तो सर वो बस मुख्तसरी बात करनी थी कि ये जो TTP है ये एडवांस वर्जन है TLP का है। अच्छा। और हमें इन चीज़ों से सबक लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। मतलब इन लोगों को अगर आप इसी तरह इसको अगर आप वो जमहूरियत कहेंगे तो ये इनका फिर आगे इनका टारगेट यही है। दूसरी एक छोटी सी बात ये करनी थी कि जो मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ अमेरिका में, वो शायद आपके टॉपिक से हटके हो, कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं ये इंडिया की जो सुबह दोपहर शाम 3 दफा जो ये बैशिंग करते हैं, इसके पीछे जो रीजन मुझे लगता है कि जो इंडिया का मार्स मिशन और मून मिशन, अच्छा, ये जो इन्होंने फैलाया हुआ है कि जी हम मार्स पे पहुंच गए, मून पे चले गए, और पाकिस्तान ने जो 150 किलोमीटर रेंज के जो चाइना से जो मिसाइल लिए 400 जी, उनसे मार खा गए। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये इनका जो मार्स और मून मिशन है ना, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये सारा फेक है, और जिसकी वजह से ये सुबह नाश्ते में, दोपहर खाने में और रात की रोटी, हाँ, रोटी खाएं ना खाएं, इंडिया को आपका वो मतलब हजमोला की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया को एक तरह से। आपकी ऑब्जर्वेशन खासी इंटरेस्टिंग है, मैं यही कह सकता हूँ। देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है सर। और जहाँ तक थैंक यू सो मच। ये वाली ऑब्जर्वेशन अभी तक हमने एनालिसिस किया है कि हम समझ रहे थे कि ये इकोनॉमी और बिजनेस और थोड़ा सा सबक सिखाना है कि जी रूस से आप क्यों डीलिंग कर रहे हैं। ये मार्स वाली बात जो है ये अद्भुत बात है। या दिस इज न्यू। लेकिन ट्रम्प है यार, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बस कुछ भी हो सकता है। हम कौन है? हम जैसी नाचीज क्या कहेंगे यार, ट्रम्प क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। हाँ नहीं, और ट्रम्प ने जो कल्चर फैलाया उसके असरात भी हैं, देखिए। ये भी है, और फ्लोरिडा भी है। एनीवे जी, वो सर कादिर जुनेजो साहब हैं हैदराबाद से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मुबारकबाद मैं दूंगा शाहजेब साहब को, जो पता नहीं उम्रा करके आए हैं कि जवार बन के आए हैं ईरान से। हाँ। तो दोनों तरफ से मेरी मुबारक, दोनों तरफ से खैर मुबारक। और मेरे बड़े भाई जो असदुल्ला साहब और खोड़ो साहब है, इनको भी सलाम। वालेकुम सलाम। यार आज मैं ये जो हमारे पास आजकल मौजू गर्म रहते हैं, एक तो अफगानी और एक ये तहरीक लबैक पाकिस्तान, उन पे बात नहीं करूंगा। ठीक है। मैं आपको एक ऐसा मसले पे बात कर रहा हूं जो जनरल सबके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। वो ये है डेंगू जो बीमारी है वो।
देखा जाए तो इसके लिए मेजरमेंट्स करने पड़ते हैं हॉस्पिटल्स में जहां लोग आते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये है कि अगर उसके प्लेटलेट्स जो है ना कम हो जाते हैं तो फिर वो मौत वाकई भी हो जाती है। तो तकरीबन ये देखा गया है कि मुख्तलिफ जगहों पे ये खबरें आ भी रही हैं कि उनमें डेथ हो रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई नहीं बयान है, नहीं कोई स्टेटमेंट है, नहीं कोई ये बात है कि भाई हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। खुदा के बंदे ये फ्रेश वाटर पे होते हैं, अभी तो बारिशें भी कम हो गई हैं, स्प्रे करें, उनको खत्म करें, म्यूनिसिपल कमेटियों को कोई उनको डायरेक्शन दें कि ये करें। तो अब ये है कि मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी जो है ना वो हमारी वजारत है और हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें अच्छी बातें भी हुई हैं, उनके लिए हम हमेशा जो है ना वो उनको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये आपको भी है कि आप भी कुछ इस पे बात करें कि हुकूमत को जरा कोई आंख खोले, ये लोग जो मर रहे हैं बेचारे डेंगू में, इनसे तो कुछ तो निजात मिले उनको। ठीक है, ये भाई मेरा ठीक है, ठीक। एक मच्छर साहब, मैं आपने बहुत अच्छा किया बताई, क्योंकि हमारे न्यूज़ एजेंडा में अक्सर ये चीज़ें दब जाती हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा हम TLP और दूसरे मामलों में लगे रहते हैं। लेकिन मैं आपको अपना मुशाहिदा बताऊं, हालिया चंद हफ्तों में मेरा 12 अस्पताल जाना हुआ है, और जितने केसेस मैं वहाँ पे देखता हूँ इमरजेंसी में डेंगू के आए हुए हैं आजकल, खासकर कराची में, वो शॉकिंग है। और आपने कहा कि सरकार ने कोई बयान नहीं दिया, बयान दिया है, मैंने देखा है। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, सख्त नोटिस लिया उन्होंने इसका, और उन्होंने कहा कि जी के जो भी फ्यूमिगेशन वगैरह हमें करनी चाहिए वो करें आप। अब वो हो रही है नहीं, ये एक अलग मसला है। हाँ, नोटिस ले लिया, लेकिन सरकार के नोटिस में ये बात है, ठीक है, कि ये मसला चल रहा है, हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो ओवरवेल्म्ड हैं डेंगू से आजकल के दिनों में। वैसे मुझे भी कल रात को 7 मच्छरों ने काटा है। नहीं, वो डेंगू नहीं है। आपको कैसे पता है? तुम्हें नहीं डेंगू हो सकता, एक वक्फा ले लें। जी, तो जुमा है, हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं। हमारे साथ अगले कॉलर हैं चिन्योट से शहजाद अहमद साहब। मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि एक तो मैं चिन्योट से बात कर रहा हूँ, तो चिन्योट के हवाले से ये कि 190 रुपए किलो चीनी है हमारी। थोड़ी सी खबर आई, उसके बाद ये बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया इस सिलसिला, इस इशू को उठाया ही नहीं गया दोबारा कि चीनी इतनी महंगी क्यों हुई है यहाँ पे। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 कि इमरान खान साहब के हवाले से मैं करना चाहता हूँ कि जब उनको ऑफर दी जा रही है कि बनी गाला चले जाओ, इतनी बड़ी ऑफर है कि वो घर जाने की इजाजत मिल रही है, तो इसको वो क्यों नहीं कबूल करे? इसमें क्या वजह है कि जेल में रहना क्यों पसंद कर रहे हैं? ओके, अगर आम किसी बंदे को ये ऑफर मिले कि तुम अपने घर में चले जाओ, वो तो भाग कर जाएगा, तो इमरान खान साहब क्यों नहीं जा रहे हैं? उनके सपोर्टर आपको कहेंगे कि यार ये आम बंदा है ही नहीं ना, शायद इसलिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं मेरी ऑब्जर्वेशन एक बात सिर्फ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अब ये ड्रामा भी आजकल सलाहुद्दीन चल रहा है, कौन सा? मैं देखता हूँ कि जब भी कोई मुसलमान जैसे सलाहुद्दीन किसी महाज पर जाता है तो उसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए कोई मुसलमान ही आगे आ रहा है। यही है, ऐसा ही है। तो ये कहने का मतलब है जब हम मुसलमान मुल्क हैं, अब हम अफगानिस्तान के साथ चले हुए, वो भी मुसलमान ही है, लेकिन वो जो टेररिस्ट थे उनके साथ, अखबारियों के साथ हमारी लड़ाई चल रही है। तो इस दौरान पाकिस्तान के हालात खराब हो गए, TLP बाहर आ गई, पाकिस्तान में पता नहीं क्या कुछ लग पड़ा। यानी कि अगर पाकिस्तान एक जंग पे जा रहा है और दुश्मनों को, खारजियों को मार रहा है, तो उस वक्त इनको क्या जरूरत थी कि TLP को उसी वक्त ये सब करने? सर, प्रेशर डालना होता है ना अपनी मनमानी करने के लिए। यही है। देखिए, चीनी वाली चीज़ अपनी जगह। वसत, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? इन्होंने कहा कि इमरान खान बनी गाला क्यों नहीं जा रहे। बनी गाला जाने के लिए उन्हें कहा गया कि दरख्वास्त दें अगर आप जाना चाहते हैं। दरख्वास्त में ज़ाहिर है रीज़न लिखेंगे। रीज़न क्या है? वो ये लिखेंगे कि मुझे यहाँ बहुत तकलीफ़ है, नाकाबिल बर्दाश्त है, लिहाजा मुझे घर शिफ्ट किया जाए। या ये रीज़न लिखेंगे कि यहाँ मैं बहुत खुश हूँ लेकिन घर की बहुत याद आ रही है। क्या रीज़न लिखेंगे? जो भी रीज़न लिखेंगे वो उस हुकूमत को लिखेंगे जो बकौल उनके फॉर्म 47 की पैदावार है। तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली आपने अथॉरिटी उनकी तस्लीम कर ली है, और फिर वो जब दरख्वास्त हुकूमत को मिल जाएगी तो कहेंगे कि देखो ये है, ये तो ये और ये है। इन्होंने कहा
इन्होंने कहा कि जी उनको ऑफर किया जा रहा है। अब हमें तो नहीं पता कि ऑफर किया जा रहा है या ये पता है क्या है शाहजेब, मैं आपको बताता हूँ यार। एक वफाकी वजीर ने ऐसे किसी टॉक शो में कह दिया कि हम उनको ऑफर कर सकते हैं अगर वो बनी गाला जाना चाहे तो, लेकिन वो हमें तहरीरी शक्ल में जाके लिख के दें। तो ये मौजू खिदमत जनाब वजीर आजम साहब जी, ये मौजू इसलिए वो थोड़ा सा कल थोड़ा सा इस पे काफ़ी डिबेट हुई थी कि एक तो ज़ाहिर है नॉन स्टार्टर, और देखिए मतलब काफ़ी चैनल्स पे ये डिबेट हुई थी क्योंकि हमें तो कोई मतलब मौका चाहिए होता है ना कि खुदा ना खास्ता हम किसी इशू को ना डिस्कस कर पाए, यू नो। हाँ, हालांकि जो है वो इसका एक रास्ता भी है कि कोर्ट में इतने केसेस हैं, कोर्ट का है कि जी जब तक केसेस का फैसला हो रहा है तो इन्हें इन सब जेल करार दे दिया जाए। सब जेल कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। जीएम सैयद साहब को पूरी ज़िंदगी बहुत बड़े लोगों को सब जेल करार दे के रखा गया है और बहुत सारी मिसालें। ये भी हो सकता है, ड्रामेबाजी की क्या जरूरत है? ये बस वही जैसे आपने कहा ना यार, नॉन स्टार्टर नॉन इशू है बेसिकली। मैंने तो इसको मतलब बगैर दरखास्त के भी उनसे कह सकती जी ठीक है हम आपकी रिहाइशगाह को सब जेल करार दे देते हैं, नॉर्मल बात है। एट टाइम भी तो बढ़ना, लेकिन ड्रामा चाहिए। शरीफ मलिक खुशाब से जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो शाहजेब साहब को मुबारक हो जनाब, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन। दूसरा भी आप ये बात फरमा रहे थे अपना फूड सिक्योरिटी के हवाले से। फूड सिक्योरिटी जो है ना, मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में हमारा सबसे मेन इशू बनने वाला है सर। बिल्कुल। फिलहाल जो हालात चल रहे हैं, सब्जियों के रेट आप देख लें कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। टमाटर जो है 500 रुपए से 800 रुपए तक किलो बिक रहा है। जो सैलाब की सूरत हाल हुई है ना सर, असल में मसला यह है कि चीजों को मिस हैंडल किया जा रहा है। अब सैलाब की जो सूरत हाल है ये है, काफी इलाके हमारे अभी तक ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक पानी खड़ा हुआ है। वहां पे गंदम काश्त करना जो है वो मेरा ख्याल है कि शायद इस साल पॉसिबल ही ना हो। बिल्कुल नहीं। ठीक है। दूसरा ये है कि गंदम की जो अभी इमदादी कीमत मुकर्रर की है पंजाब गवर्नमेंट ने, वो 3500 रुपए मन मुकर्रर की है। 3500 रुपए मन के हिसाब से अगर गंदम खरीदी भी जाए सर, जो गंदम का रेट बनता है जिम्मेदार उस रेट पे गंदम नहीं बेच सकता। जो खाद के रेट हैं, जो बीज के रेट हैं, जो अखराजात आते हैं, वो अखराजात पूरे नहीं हो सकते। सैलाब की सूरत हाल जो है, सैलाब को भी मिस हैंडल किया गया है। सैलाब मुतासिरीन के हवाले से मतलब कुछ लीडर जो है उनकी तवज्जो इस बात पे थी कि जी इनको बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले पैसे दिए जाएं। बाकी बंदो, बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले पैसे इनको कैसे दिए जा सकते हैं? ये तो सफेद पोश लोग थे, छोटे छोटे जमींदार थे, किसी की 1.5 एकड़ जमीन थी, किसी की 2 एकड़ जमीन थी। अब मैं उन लोगों से मिला हूँ, वो बेचारे परेशान थे इस लिहाज से कि ये नहीं है कि उनकी अपनी जमीनें डूब गई हैं। उन गरीबों ने जमीनें पट्टे पे ली हुई थी। जिसकी 1.5 एकड़ जमीन थी उसने 6 एकड़ जमीन पट्टे पे ली हुई। जी। अब उसने पट्टे पे जिससे जमीन ली थी उसको अदायगी भी तो करनी है। फसल जो काश्त की थी वो तो डूब गई है। दूसरा ये है कि इनको ये समझ नहीं आ रही कि यार ये जो मुतासरीन है, मुतासरीन असल में सिर्फ वो लोग नहीं है जिनकी जमीनें डूब गई हैं। मुतासरीन वो लोग भी हैं। अब जिस बंदे का घर डूब गया है, सब कुछ वहां पे पानी बुरद हो गया है, वो बंदा वहां से निकल के कोई अपने चचा के घर डेरे पे जाके बैठा है, कोई मामू के डेरे पे जाके बैठा है, कोई कुपी के डेरे पे जाके बैठा है। असल में वो लोग भी साथ इफेक्ट हो गए हैं। मतलब यह है कि इनके पास जो लोग शिफ्ट हुए हैं 5-5, 6-6 बंदों की इनकी फैमिली थी। अब जिन लोगों के डेरे पे गए हैं उन्होंने तो अपनी खुराक का जो बंदोबस्त करके रखा हुआ था वो अपनी फैमिली के लिए रखा हुआ। बिल्कुल। ये लोग भी वहां चले गए हैं। चारा जो उन्होंने काश्त किया हुआ था उन्होंने अपने जानवरों के लिए किया हुआ था। 8-10 जानवर ये लेके चले गए हैं। अब ये 2 खानदान मुतासिर हो गए हैं और इनका जो नुकसान हुआ है सर वो 15-15, 20-20 हजार बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से देने से हल नहीं होगा। दूसरा यह है कि ये लोग तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड ही नहीं है। जो बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं है उनके पास, उसको पैसे कैसे देंगे? सही। दूसरा यह है कि थोड़े पैसों से उनका नुकसान जो है वो कवर नहीं हो सकता। ठीक बात है, आपकी तमाम जो गुफ्तगू है 100% दुरुस्त, लॉजिकल है, टू द पॉइंट है। मेरा ख्याल है इस पे वर्किंग कराइए थी प्लान पेश करने से पहले। फिलहाल एक वक्फा ले लें। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हमारे साथ कॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि प्रोग्राम में आगे बढ़ें, ज़रार खोड़ो का इसरार है मेरे साथ कि जी आप ज़रा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करें। प्रोग्राम में 3 कॉलर्स आए, उन्होंने मुबारकबाद दी, उन्होंने अस्यूम किया कि मैं उम्रे से होकर आया हूँ या जाने वाला हूँ। हमने भी वसत में हमने ले ली वो मुबारकबाद, लेकिन बस थोड़ा सा यही आपके साथ शेयर करना है क्योंकि आपका हमारा रिश्ता भी एक ऐसा है कि ज़ाहिर है कि हम भी आपको अपने करीब समझते हैं। तो ये जो हुलिया है
ये इलाज की वजह से है, और मर्ज़ जो मुझे तशख़ीस हुआ भी 1 महीना पहले, कीमो चल रही है, उसकी वजह से ये होता है। तो दवा मैं ले रहा हूँ, दुआ की ज़रूरत है, और थोड़ा बहुत सबने कहा कि जी विल पावर भी दिखानी है, तो उसके साथ हम इसका सामना करेंगे और इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। तो ये बस रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपसे शेयर करना था। हमारे साथ अगले कॉलर हैं मुल्तान से साजिद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे आप लोग? ठीक है सर? बिल्कुल साजिद साहब, वक्त बहुत कम है। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इतना खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान दिया। बेशक ये हमारा जरखेज मुल्क है, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इतनी प्यारी पाक फौज दी, जो हम लोग आराम से घरों में सोते हैं और वो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा वो जंग भी जीती और हमारा सर फकर से बुलंद कर दिया पूरी दुनिया में सर। ठीक है सर, इत्तेफाक की बात है कि मैं मुजफ्फरगढ़ गया, मुल्तान का रहने वाला। लोग बड़ी प्रोपगेंडा बनाते थे कि यार ये सैलाब आया है, उनको इमदाद नहीं मिल रही, उनको खाना पीना नहीं मिल रहा। मैं एक ऐसे मुसलमान इंसान, मैं खुद चला गया अपने दोस्तों के साथ। आप बिलीव करें, मैंने वहां ये जाके देखा, मैं अज़ो ईमान आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक अज़ो ईमान बात कर रहा हूँ। मैंने वहां जाके देखा, अल्हम्दुलिल्लाह उनको तो अच्छे कैंप मिले हुए हैं, उनको अच्छा खाना मिल रहा है, उनको सुबह का नाश्ता मिल रहा है, रात का खाना मिल रहा है। और वहाँ पे जितनी भी हमारी ये गवर्नमेंट की जो इदारे हैं, मकसद कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर हजरात, वो वहाँ पे बड़ा वर्क कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। अब सैलाब गुजरा तो वहाँ पे जितनी ये डेंगी स्प्रे वगैरह जो होती है, मैंने कॉल की, मैंने कहा यार हमारे इलाके में डेंगी है या मच्छर है, उसके लिए उन्होंने कहा सर सारी मशीनें ना सैलाब जदगान के वहाँ गई हुई है। ठीक है सर। अब कहने का मेरा मकसद ये है, हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, हमें एक अपनी हुकूमत की और अपने मुल्क पाकिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए कि हम ये देखें कि खुदा की तरफ से आफत आ गई तो उसको, जाहिरी बात है उसको टाइम लगेगा। अभी वो एक वजीर है अपना मरियम औरंगजेब साहिबा, वो मुल्तान आई हुई थी और वो मुजफ्फरगढ़ गई हैं, फिर वो अलीपुर गई हैं, सीतपुर गई हैं, उन्होंने चेक तकसीम किया लोगों को। तो मैं ये समझता हूँ एक जाती एक हैसियत से मुसलमान कि यार हमें लोगों पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं ना मुल्क में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो मरियम नवाज साहिबा ने जो मेडिसिन लॉन्च की है कि आपके दस्तक आपके घर पे ये पहुंचेंगी, दिल की हो, शुगर की हो, हेपेटाइटिस की हो। आज मैंने इन अपनी गुनाहगार आंखों से उस मेडिसिन को देखा। वो मेडिसिन का बॉक्स मेरे इलाके, मेरी कॉलोनी में, मेरी सोसाइटी में एक इंसान बंदे के पास आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, गंदुम का बहरान आया, वो किस वजह से आया? वो इस वजह से आया कि गंदुम जब सस्ती हुई, ये रोडों पे जगह जगह कंडे लग रहे थे, दिख रही थी, यार अवाम ने क्यों नहीं ली? जब एक चीज 30-40 रुपए किलो आप लोगों को मिल रही है, उस वक्त तो हम लोग खाते नहीं है। चीनी हमें 150-40 रुपए मिल रही थी, हम खाते नहीं है। आज चीनी तेज हो गई है, 190 के रुपए या 200 रुपए हो गई है। हमने कहा फड़ लो जी चीनी फड़ लो, पता नहीं मुल्क में नपैद हो जाएगी। भाई मेरे, अब हमें खुद को इस्लाह करनी चाहिए, हमें हमारे अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए कि यार एक चीज सस्ती है। अब टमाटर हो गया जी, पूरे मुल्क में हो टमाटर। सही बात। सॉरी साजिद भाई, आपकी बात काटनी पड़ी क्योंकि वक्त कम है और भी कॉलर्स हैं, लेकिन बिल्कुल एक पर्सपेक्टिव है। मतलब तनकीद बराए तनकीद कभी नहीं करनी चाहिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और वाकई अगर कोई अच्छा काम हो रहा है और अगर जैसे आप कह रहे हैं अगर ऐसा हो रहा है तो फिर यकीनन ये एक बहुत खुशाइन बात है और इसको सपोर्ट भी करना चाहिए। एक वक्फा ले। वेलकम बैक। कराची से अली शान है। जी सर। जी सर। हेलो हेलो हेलो। जी सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब फरमाए। मेरी जरार कोड़ों से सवाल है कि हम पठान हैं जी, जैसे आप कहते हो कि पठान चले जावे अफगानिस्तान, अपने मुल्क चले जावे, उधर चले जावे, सही है? कौन कह रहा है पठान चले जाए? पठान है हम लोग, हमारे डोमिसाइल बने हुए हैं सिंध के, हमारे डोमिसाइल सिंध के बने हुए हैं, तो हमारे हर चीज यहाँ का है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ के, हर चीज यहाँ के हैं, सही है सर? जिधर हम जाते हैं तो हमें कमी महसूस होती है कि जैसे हम इधर के शहरी ही नहीं होते हैं। वो इस वजह से जैसे सरकारी ऑफिस हो गया या ऑफिस हो गया या पासपोर्ट ऑफिस हो गया या और किधर हो गए तो हमें बहुत कमी महसूस होती है। तो इसके बारे में जरार कोड़ो साहब से मेरा ये सवाल है। तो बड़ा सा सवाल पर टाइम आपका कम लूंगा। ठीक है। देखिए
अगेन पठान होना ना होने से किसी को कोई मसला नहीं है। जो अफगान शहरी जो हैं यहाँ पर वो इस वक्त फंसे हुए हैं काबुल और इस्लामाबाद की जंग में। वो अब बदकिस्मती से इस वक्त कोलैटरल डैमेज बने हुए हैं। और जब इस तरह का माहौल होता है तो फिर आपको पता है कि हज़ार लाख लोग आ जाते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, जिसमें आपकी कुछ सर्विसेज, पुलिस, मतलब मालिक मकान, रेशल प्रोफाइलिंग शुरू हो जाती है। तो वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं, जो भी हाथ आ गया उसको पकड़ लेते हैं, जो एक बहुत ही बदकिस्मती की बात है। अभी यहाँ पर इस्लामाबाद में अगर आप जाके देखें, आप तो चलें कराची से बात कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ पनागुज़ीन हैं जो तालिबान से फ़रार होकर वापस आए थे। अब उनको भी वापस ही जाना होगा, क्योंकि अच्छा, और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, कोई थर्ड कंट्री है भी नहीं जो लेना चाह रही है। ये भी तो एक अलमिया है ना। अभी मैं देख रहा था डेनमार्क से डिपोर्टेशंस हो रही हैं, ईरान से डिपोर्टेशंस हो रही हैं। तो एक मसला खड़ा हुआ है जिसके बारे में किसी के पास कोई हल ही नहीं है। अब इसके बारे में क्या किया जाए मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी आप देखेंगे पिछले 40 सालों से इसमें कोई मसला नहीं था। अभी ये पिछले साल 1.5-2 सालों में ये मसला उजागर हुआ है, और उसकी भी एक वजह है, और वो वजह आपको मिलेगी काबुल और कंदहार में। हाँ, और दूसरा ये कि आपने लफ्ज़ पठान इस्तेमाल किया, पश्तून गालिबन मुराद है, तो पश्तून तो पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। तो अगर आप पाकिस्तानी पश्तून हैं और आपके साथ ये हो रहा है तो इसका मतलब है रेशल प्रोफाइलिंग है। बैन ही जो बहुत सारी बंगाली फैमिलीज़ हैं जो तकरीबन यहाँ 70 साल से 60 साल से रह रही हैं, लेकिन उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ता है जैसे वो इलीगली रह रहे हैं। कराची दुनिया का सबसे बड़ा पश्तून शहर है। हाँ, मतलब कहा जाता है और मेरा ख्याल है भी सही। बहरहाल वक्त ख़त्म हुआ। हाल मंडे को इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।